नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। फर्स्ट आर्टिकल है दोरक टेक्निक, वी साइलेंट है, ठीक है। दोरक यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो इसमें ये है अमेरिकन मेटेरोलॉजिस्ट वर्नॉन दोरक, ठीक है। इनकी 100 साल की उम्र में अभी डेथ हुई है। बेसिकली इन्होंने जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ना, जिनको अमेरिका में हरिकेन बोल दिया जाता है अमेरिकन रीजन में, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए या उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए एक टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी, ईजाद की थी, और उस टेक्निक का नाम इनके नाम से ही रखा गया, दोरक टेक्निक, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट इनोवेशन कंसिडर किया गया, जो कि आज से 50 साल पहले यूज़ हुआ था और आज भी उसकी उतनी ही रेलेवेंस है, ठीक है। किस तरीके से ये वर्नॉन दोरक ने क्या डेवलप किया, क्या थे, कौन थे ये? मेट्रोलॉजिस्ट तो थे ही, मौसमविद थे। इन्होंने 1970s के टाइम पे डेवलप किया था ये दोरक टेक्निक को, ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस टेक्निक में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है इसी मई 2022 में। अब इस टेक्निक का नाम क्या हो गया है, एडवांस दोरक टेक्निक। और ये नाम किसने दिया है, नेशनल हरिकेन सेंटर ऑफ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ के द्वारा, नोआ के अंडर में ये काम करता है। इस टेक्निक का नाम ADT रख दिया गया है, ओके। इसमें क्या था, लेटेस्ट अपडेट से क्या हो जाएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं या जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, उनका पता लगाना, एक्यूरेट डिटेल्ड इमेज कि कहाँ पर उसकी आई है, कहाँ पर उसकी इंटेंसिटी है, कितना वो एरिया कवर करेगा, वो सारी चीज़ें। एक बार हम इमेज देखते हैं। ये आप देख सकते हो, सैटेलाइट से ली हुई ये इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर ये सर्कुलेटरी बिहेवियर डेवलप हो रहा है, जो कि फिर बाद में लैंड को हिट करेगा तो आसपास में डिजास्टर फैला सकेगा। इससे क्या हो गया कि पहले जब ये पता पड़ जाता है कि इस तरीके का फिनोमेना डेवलप हो रहा है ओशियनिक बॉडी में, तो उसका क्या होगा कि फिर आसपास में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर वार्निंग डिक्लेयर कर दी जाती है, और वार्निंग डिक्लेयर करके इवैक्यूएशन हो जाए, खाली कर दो जगह को। और फिर उसके बाद में जब ये लैंडफॉल करेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम यहाँ पर हरिकेन बोलेंगे, ठीक है, ये जैसे मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया या वेस्टर्न अटलांटिक ओशन है, ओके। तो ये जैसे हिट करे तो वहाँ पर ज़्यादा जान माल की हानि ना हो, इस तरीके का ये एक इक्विपमेंट है। और ये आपके सामने है जो NCERT में हम जो इमेज देखते हैं, ठीक है ना, चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, 11th वाली ज्योग्राफी बुक में है। तो सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट होता है, आई एकदम काम होती है जहाँ पर हवा सबसाइड करेगी, दैट मीन्स नीचे बैठेगी। बाकी ये जो आई वॉल है, इस आई के चारों तरफ वॉल ये बनी हुई है, इसमें हवा कर रही है राइज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वायलेंट, सबसे ज़्यादा वायलेंट जो सर्कुलेशन होता है हवा का, वो आई वॉल्स में ही होता है, ठीक है। आई में बड़ा काम रहता है, एकदम शांत रहता है। जैसे ऊपर से हमने देखा था, वो सेंटर जो था आई था, ठीक है। और फिर ये जैसे अपलिफ्ट होती हैं हवाएं, तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होकर के फिर रेनफॉल और ये सारा होता ही है, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनके पास में वाटर वेपर कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको पढ़ लेना है एक बार। ये सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखोगे, आई देन आई वॉल, फिर उसके बाद में ये रेन बैंड्स अवेलेबल है ही, ठीक है। बीच में होता है लो प्रेशर, जैसे जैसे बाहर निकलते हो वैसे वैसे हाई प्रेशर। लो प्रेशर है तो हवाएं गस्ट करेंगी सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ आने के बाद में फिर हवाओं की टेंडेंसी क्या रहेगी, अप राइज करने की। फिर आप देखोगे कि ये जो ऊपर है ट्रोपोपाउस, इससे स्ट्राइक करके कुछ हवा का पार्ट है वो क्या करेगा, सबसाइड करेगा, ठीक है, और बाकी साइड फ्लो कर जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके का मैकेनिज्म है। अब इसकी डिटेल थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ना, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका यूज़ दोरक इंस्ट्रूमेंट, दोरक टेक्निक, इसमें पोलर सैटेलाइट जो होते हैं उनसे इमेज ली जाती है और पता किया जाता है कि साइक्लोन कहाँ पर डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। दिन में तो क्या होता है, आराम से इमेज लेने में प्रॉब्लम आती नहीं है, रात को इंफ्रारेड इमेज यूज़ की जाती है, ओके। पैटर्न देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, स्टॉर्म का लोकेशन क्या है, आई की लोकेशन क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, वो आइडिया लग जाता है इन इमेजेस से। इसके अलावा ये टेक्निक जो है ये साइक्लोन को अच्छे से समझने में हेल्प करती है,
ओके। और वेदर वार्निंग भी उसी हिसाब से फिर डिक्लेयर की जाती है कि जी कितना ज़्यादा सीवियर ये साइक्लोन आ सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो आप टेक्निक बात कर रहे हो, जिस डोरक टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, इसमें विंड प्रेशर का पता नहीं पड़ता, इसमें केवल इमेज का पता पड़ जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई कितना क्या इसका असर पड़ेगा, जिससे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वार्निंग डिक्लेयर करके और कोस्टल एरिया को खाली करवा सके कि जी जगह खाली कर दो, रिस्क बहुत ज़्यादा है, खतरनाक तूफान आने वाला है। बस वो चीज़ें पता पड़ती है, बाकी प्रेशर कितना है टेक्निकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा डीप टेक्निक पता नहीं पड़ती है, मतलब विंड प्रेशर का इनका आइडिया नहीं लग पाता है। तो ये थी डोरक टेक्निक और वेंडॉन डोरक, जिनका डिमाइस हुआ अभी। ये है आपके सामने फोटो, आगे चलते हैं। फिर कल वाली न्यूज़ रिपीट हो रही है ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल से संबंधित, बस एक रिवीजन मात्र है, क्विकली बता देता हूँ। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वेंसडे को एक ड्राफ्ट रिलीज किया, इंडियन टेलीकॉम बिल्स 2022। इस बिल में क्या किया जा रहा है कि अभी तक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को गवर्न करने के लिए जो अलग अलग एक्ट्स हैं उनको सबको एक साथ कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है इस एक बिल के अंडर में। वो कौन से हैं? मतलब कौन से एक्ट्स हैं? एक तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933, एक है टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1950। इन तीनों को सब्ज्यूम किया जाएगा अब जो ये नया बिल जिसमें अभी ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। अमेंडमेंट्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इसमें? सबसे पहली चीज़ कि ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, इन पे हम जिस तरीके से ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ना, उनको अब लाइसेंस वाली कैटेगरी में लेकर के आना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे जियो या फिर वी, एयरटेल, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, जबकि वही काम मैसेजिंग का और कॉलिंग का हम व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम से करते हैं, तो इनको कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब लाइसेंस जो लेता है उसको तो क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कुछ एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फी पे करना पड़ता है। तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा क्वेश्चन था कि जी जब हम कॉलिंग और मैसेजिंग फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप हमें लाइसेंस लेने के लिए बोलते हो और हमसे फ़ी भी मांगते हो जो आपकी फिक्स फीस है, तो वो चीज़ आप इनसे क्यों नहीं मांगते? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन ओवर द OTT जो है ओवर द टॉप प्लेयर्स हैं, इनको भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया जा रहा है, इस प्रोविज़न में लाया जा रहा है। एक तो ये पॉइंट है। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1997 का, ट्राई एक्ट, उस बिल में ये प्रोविज़न किया जा रहा है कि अब जो नए, उस बिल में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं कि अब जो नए लाइसेंसेस देने होंगे उन लाइसेंसेस के लिए ट्राई की रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी नहीं होगी। एग्जिस्टिंग जो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, उसमें तो क्या है ये, या ट्राई एक्ट जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997, उस एक्ट के बेसिस पे क्या प्रोविज़न किया हुआ है कि जी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन देखता है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट, अगर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को लाइसेंस देगा तो वो ट्राई से पहले रिकमेंडेशन मांगेगा और उसके बाद में लाइसेंस दिया जाता है। अब इस बिल में क्या प्रोविजन किया जा रहा है, ड्राफ्ट में क्या लिखा है कि ये रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होगी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बिना रिकमेंडेशन के, बिना ट्राई के रिकमेंडेशन के ही लाइसेंस इशू कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब रिकमेंडेशन देती थी, ठीक है, लाइसेंस इशू करने से पहले, तो गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगती थी। अब गवर्नमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट देने के लिए भी ऑब्लिगेशन में नहीं होगी कि हाँ जी ट्राई के साथ में डेटा शेयर करे, डॉक्यूमेंट शेयर करे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो अपने हिसाब से लाइसेंस इशू कर देगा। ठीक है। और ट्राई की जो रिकमेंडेशन है उनमें मॉडिफिकेशन और वो है, वो भी सारी चीज़ें अब तो ख़त्म हो ही जाएगी। खैर, जब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ट्राई के रिकमेंडेशन की, ये भी चीज़ चेंज हो गई। तो ये हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित चेंज। फिर आती है इंडस्ट्री के इश्यूज़, ये तो हमने ऑलरेडी बताई। अच्छा, ये तो बता ही दिया कि हाँ टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनका ऑब्जेक्शन था या उनकी सवाल था ये। इसके अलावा इंडस्ट्री में क्या इश्यूज़ हैं, जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, लोन लिया हुआ है, टाइम पे नहीं कर पा रहे, ना ब्याज ना मूल कुछ भी, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके जो भी आप कह सकते हो कि वो अगर बैंकरप्ट हो गए, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी इस एक्ट, अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो क्या पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो भी कर्जा होगा उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की पावर रखेगी।
ठीक है, पेमेंट को डेफर करना कि चलो ठीक है, एक कंपनी है जिसने लाइसेंस ले रखा है पर वो रिटर्न नहीं कर पा रही है पैसा, तो उसको रिलैक्सेशन दे देना, या फिर ग्रांट देना, ये सारी चीज़ें। ओके, और वो देखा जाएगा किसमें, सर्कमस्टांसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लो अनअवॉइडेबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो गई, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, उसकी डेफिनेशन हमारे पास में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस होगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज हैं, उनको डिफाइन नहीं किया, डेफिनेटली एक्सपर्ट्स इस पर अपना ओपिनियन देंगे। फिर इसके अलावा देखा जाए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या चलता है, एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड चलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी लाइसेंस होल्डर्स होते हैं ना, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर, उनको अपनी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, जितना उनकी इनकम होती है उनमें से लागत को हटा हटू करके जितना उनका इनकम बनता है, उसका 5% हिस्सा वो इस फंड में डालते हैं, जो कि उस पैसे का फिर ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बन जाता है। और इस फंड में से पैसा निकाल करके फोकस रहता है रूरल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने का। अब क्या किया जा रहा है कि इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को इस ड्राफ्ट बिल में जो प्रोविजन है उसमें क्या बोला है कि टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड के नाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब नाम तो चेंज हुआ, अब काम भी चेंज है। काम कैसे? क्योंकि यूएसओएफ है, इसका तो यूज कहाँ हो रहा था, रूरल कनेक्टिविटी को एड प्रोवाइड करने के लिए। बट टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड जो नया नाम दिया गया है इस ड्राफ्ट में, यह आता है, तो इसमें क्या किया जाएगा, अर्बन जो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड अर्बन एरिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है टेलीकम्युनिकेशन में, स्किल डेवलपमेंट है, इनके लिए भी उस पैसे को यूज करना पॉसिबल हो पाएगा। अब देखने वाली बात है, ये तो देखो ड्राफ्ट है। अब अगर आपके पास में कोई ओपिनियन है तो आप भी भेज दो, बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, रिव्यू करवाया जा रहा है पब्लिक में। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना ऑटोमेटिकली रिव्यू, अपना ओपिनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास में भेज देंगे, ईमेल करेंगे या किसी भी तरीके से लेटर लिख के भेज देंगे, ये सारा सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी ऑफ पीएफआई। देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने लगभग 93 लोकेशंस में, लगभग 15 स्टेट्स में 93 डिफरेंट लोकेशंस पे एक तरीके से रेड मारी। ठीक है, रेड के बाद में 45 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है अभी तक, और वो सभी के सभी किससे एसोसिएटेड थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी इसके पीछे काम क्या था, कारण क्या था? देखो, 5 केसेस रजिस्टर हुए थे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, जिसमें एक दिल्ली का केस भी है, एक आप देखोगे केरला का प्रोफेसर का हाथ काटने का केस भी है। कई ऐसे केसेस हैं और कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसमें देखो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी हो रही है इसमें मेजरली ये आइडेंटिफिकेशन आ रही है, या फिर ये चीज़ एक ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है कि पीएफआई जो है वो मुस्लिम यूथ को रिक्रूट करती है और साथ में फिर उन यूथ को आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए ट्रेनिंग करवाते हैं और टेरर अटैक्स कंडक्ट करवाते हैं। ये इनके पास में पॉइंट था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये अरेस्ट किया। इसके अलावा एनआईए ने रिपोर्टेडली ये बात भी बोली कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डॉक्यूमेंट्स भी हमें ये शो करते हैं कि पीएफआई का लगभग 68.62 लाख रुपए जो है वो एक तरीके से इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाला था, और इसको सीज किसके अंडर में किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2022। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो इसमें एक चीज़ और कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिससे कि फंडिंग आती है पीएफआई को, और ये नेटवर्क कहाँ पे डेवलप्ड है, गल्फ कंट्रीज में। ठीक है, तो इस तरीके के एलिगेशन लगा करके और पीएफआई के इन 45 जनों को अरेस्ट किया गया है। अब देखो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, निकल के आएगा जो सच होगा वो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीएफआई के बारे में जानते हैं। देखो, पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एक केरला का, एक कर्नाटका का, एक तमिलनाडु का, वहां पर तीनों स्टेट्स में ऑपरेट होने वाले 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनको मर्ज करके ये बनाया गया था। एक का नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला, एक का नाम कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और एक का नाम मनीथा नीति पसाराई, ये तमिलनाडु का ग्रुप था। तीनों को मर्ज करके और ये पीएफआई स्टैब्लिश किया गया था। फिर आप देखो कि पीएफआई जो है ये बेसिकली इमर्ज कब हुआ, ज़्यादा कब हाईलाइट होने लगा, जब स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को जब बैन किया गया था, उसके बाद में इस पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को एक तरीके से इस तरीके से इम्पोज किया या फिर एक तरीके से प्रोजेक्ट किया कि जी हम माइनॉरिटीज़ के
दलित्स के और मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। ठीक है, अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें नाम आता रहता है। अब बात ऐसी है कि इन पे एलिगेशन क्या लगते हैं पीएफआई पे, कि ये कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, इनके वो लोग जो कि एक तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जो एंटी इस्लामिक परसीव की जाती हैं, तो इसके चलते इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो एसोसिएटेड इंडिविजुअल है उन पे भी अटैक होता रहता है। तो ये सारे एलिगेशंस इन पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, 2009 में एक पॉलिटिकल आउटफिट जिसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी स्टैब्लिश हो जाता है पीएफआई से अलग होकर के, एक और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम क्या था, इस एसडीपीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है, मुस्लिम, दलित्स और अदर मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज हैं उनके वेलफेयर के लिए सोसाइटी में काम करना। ठीक है, अब इस पे जो एलिगेशन लगे हैं वो तो हमने देख लिए पीएफआई ने क्या किया क्या नहीं किया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। बाकी पीएफआई की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ओपोनेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और उसमें एनआईए और ईडी जैसी जो भी इंस्टीट्यूशन से एजेंसीज हैं उनको एज ए टूल यूज कर रही है। अब देखो, अभी तक तो देखो मुद्दा अरेस्ट तक पहुंचा है, कारण क्या था वो हमने देख ही लिया। अब इसमें यहां पर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आई हैं कि कॉलेज प्रोफेसर के हाथ काट देना, ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे मतलब अटैक्स करवाना, ये सारी चीज़ें हो रही है अलग अलग जगह पे। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए एनआईए की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए हैं, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन जो बता ही देगा। नेक्स्ट है देखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा न्यू अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। जैसे शेयर मार्केट में ये पैसे लगाने वाले होते हैं ना, उनके लिए इस सिस्टम में क्या किया जा रहा है, इसमें सेटलमेंट के 2 प्लान तैयार किए जा रहे हैं, एक तो मंथली, एक क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में एक बार पेमेंट होना, और एक होता है मंथली, हर महीने पेमेंट होना। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, देखो इन्वेस्टर क्या होते हैं, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ले जा करके दे देते हैं ब्रोकर को। अगर हमें खुद को शेयर मार्केट का पता है तो हम खुद इन्वेस्ट कर लेंगे डीमैट अकाउंट खुलवा करके, नहीं पता है तो ब्रोकर को ले जा करके पैसा दे देते हैं कि भाई हमारा ये पैसा है और आप अपने हिसाब से सेटल करो इसको और पैसा कमाओ, जो मुनाफा कमाते हो उसका कुछ परसेंट आप रख लो, बाकी हमें कमा करके दे दो। ये सिस्टम होता है। तो स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं कि वो पैसा ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्ट करने के में ये भी तो देखना पड़ता है ना कि किसका मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसके शेयर राइज हो रहे हैं, किसके नहीं। तो स्टॉक ब्रोकर यही चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसी के हिसाब से जो इन्वेस्टर है उसका पैसा लगाता है मार्केट में। अब क्या होता है कि मान लो कि जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा तो दे दिया पर स्टॉक ब्रोकर ने वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर के पैसे ब्रोकर के पास में रहते हैं, तो ब्रोकर अगर मान लो पैसे लगा दे शेयर मार्केट में तो उनके पास में रह जाता है ना जो पैसा, तो वो पैसा सेटलमेंट किया जाएगा। कितना, अगर जो इन्वेस्टर है वो सब्सक्राइब कर ले कि भाई मैं तो क्वार्टर बेसिस पे सेटलमेंट देखना चाहता हूँ, सेटलमेंट का मतलब हो गया मेरा जो बचा हुआ पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, या 30 दिन का रख सकता है। तो ये काम कब होगा, जब क्वार्टर स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट फ्राइडे को। ऐसे ही हर महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेगा तो हर फ्राइडे को बचा हुआ पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। इसको बोला जाएगा रनिंग अकाउंट सेटलमेंट या फिर क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ये बोल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी बैंक अकाउंट जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, वो डीमैट अकाउंट होता है। देखो होता क्या है सिस्टम, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपका एक बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और डीमैट अकाउंट को यूज करते हो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपका पैसा डीमैट अकाउंट में है पर ब्रोकर जो है वो यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि मार्केट हो सकता है अच्छा नहीं चल रहा हो। तो उस केस में जो पैसा बच गया वो उनको कमिंग मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो कमिंग मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को वो डीमैट का जो बचा हुआ पैसा है वो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है इन्वेस्टर के। और अगर क्वार्टर ले लिया हुआ है तो कमिंग क्वार्टर के फर्स्ट क्वार्टर को वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा इन्वेस्टर के। तो ऐसे में ये सिस्टम कराया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जिन इन्वेस्टर का पैसा मान लो आइडल पड़ा हुआ है डीमैट अकाउंट में तो वो यूज कर सके, ठीक है, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ टाइम टू टाइम हिसाब आ रहा है, वो सारी चीज़ें। और कस्टमर खुद डिसाइड करेगा, कस्टमर का मतलब इन्वेस्टर, कि भाई उसको क्वार्टरली प्लान लेना है या मंथली प्लान लेना है। इसमें नुकसान सिर्फ इतना सा है कि ब्रोकर जो है ना वो थोड़े मुश्किल में आ जाएंगे कि एकदम से उनको शुरुआती शुक्रवार को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा अरेंज करने की नौबत भी आएगी कि हाँ भाई इन्वेस्टर्स ने पैसा तो दे दिया
पर पता पड़ा कि उनके पास में डीमैट्स में जो पैसा था, उनके पास में जो अकाउंट में ब्रोकर के पास अवेलेबल है, वो शॉर्ट पड़ रहा है, तो रिटर्न करने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज करना पड़ेगा। बस ब्रोकर के लिए ही है, बाकी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है, कि इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म में कितना लंबा खेलना चाहता है, और दूसरा जो पैसा ब्रोकर के पास में अवेलेबल है कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना ब्रोकर, है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए सेबी के द्वारा किया जा रहा है। ऑब्जेक्शंस भी है नो डाउट, पर बेनिफिट भी है, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा समझ लेना भाई, रनिंग अकाउंट सेटलमेंट, क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स, डन। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अभी 2015 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार ही हुआ था, उसके बाद में अभी की परिस्थिति क्या है कि चीफ जस्टिस जो है नेपाल के, छोलेंद्र शमशेर राणा, इनको तो देखो अंडर हाउस अरेस्ट कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दौबा ने पार्लियामेंट में 2 बार सिटीजनशिप बिल पारित करवा दिया और उस बिल को वहां की प्रेसिडेंट के पास में भेजा, जो कि प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, और दोनों बार उन्होंने बिल पे साइन करने से मना कर दिया। तो ये एक डेडलॉक बना हुआ है मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो इस तरीके से जबरदस्त क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, और अभी 2015 से लेकर के देख लो 7 साल हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो बिल है, इस बिल के बारे में अगर जाने तो इसमें तो मुद्दा इतना सही है कि लगभग 5 लाख के लगभग ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि नेपाल से ओरिजिन रखते हैं, अपना नेपाल से एसोसिएशन रखते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके वो मैनेज कर ले अपना काम, ठीक है। मैनेज कर ले का मतलब हो गया काम की, मतलब सॉरी 1 सेकंड होल्ड करो आप यार। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जो नॉन सार्क कंट्रीज में रहने वाले जो नेपालीज हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट नेपालीज, उनको सिटीजनशिप देने के लिए बिल लाया गया था, पर मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ नहीं, अटका रह गया, बस यही है। बाकी तो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बताई जा रही है, जो हम हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इतना ध्यान नहीं देते, इनकी तो क्या देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे, देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि जी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब 5G सर्विसेज स्टार्ट होने वाली है, उसकी वजह से बोला हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो यहाँ पर आप देखो कि ये जो 5G स्पेक्ट्रम है ना, जो अभी ऑक्शन हो चुका है और उस पर सर्विसेज जहाँ तक इस साल के एंड में स्टार्ट होने के चांसेस हैं, तो बताया जा रहा है कि ये सी बैंड में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हैं ना, सिग्नल्स को डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज, तो एक बैंड बनेगा सी बैंड, ठीक है। डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से सी बैंड जब बनेगा तो उसी सी बैंड में ऑपरेट करेंगे आपके 5G के मोबाइल फोन्स या 5G नेटवर्क, और उसी सी बैंड में ऑपरेट करता है आपका सिविल एविएशन से रिलेटेड जो अल्टीमीटर होता है। वो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एक एयरक्राफ्ट की हाइट के बारे में पता पड़ता है कि सरफेस से कितना ऊंचा उड़ रहा है। अब आप देखो एल्टीमीटर का और ये यहाँ पे 5G नेटवर्क दोनों अगर मिक्सअप हो गए तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं। सिग्नल ही तो है, एल्टीमीटर का सिग्नल यूज हो जाएगा कहीं फ़ोन पे, फ़ोन का सिग्नल पहुंच जाएगा एयरक्राफ्ट के पास में, तो मिसकम्युनिकेशन होने की प्रॉब्लम रह सकते हैं, कितना भी बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ये कंसर्न यूएसए के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हाईराइज किया था पिछली साल, जब यूएसए में AT&T, वेरिजॉन और टी मोबाइल कंपनीज ने 5G सर्विसेज स्टार्ट की थी यूएसए में। तब वहाँ के भी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला था कि जी हम भी सी बैंड में ही ऑपरेट करवाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए एल्टीमीटर्स, और ये जो 5G सर्विसेज आपने लॉन्च की है ये भी सी बैंड में ही आ रही है। बोले यहाँ पर तो ओवरलैपिंग होगी जो कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अब देख लेते हैं वो बैंड की फ्रिक्वेंसी क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो एल्टीमीटर है ना, वो तो ऑपरेट करता है 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सी बैंड स्पेक्ट्रम 5G के लिए इशू किया गया है वो कौन सा है, 3.3 गीगाहर्ट्ज टू 3.6 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों बैंड्स, ये दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये आ तो रहे हैं सी बैंड में और दोनों के बीच में गैप भी 500 मेगाहर्ट्ज का है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का तो ये कहना है कि 500 मेगाहर्ट्ज का अगर गैप आ रहा है फ्रीक्वेंसी बैंड्स में तो इंटरफेरेंस का तो कोई इशू ही नहीं क्रिएट होता, मतलब कि इधर का इधर या उधर का इधर कोई कम्युनिकेशन हो सके। जबकि दूसरी तरफ हम यूएसए की तरफ नजर डालें तो यूएसए में 5G सर्विसेज किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट हो रही हैं,
3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज पे। इसका मतलब क्या हो गया, आप कंपैरिजन देखो, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं। अब आप देखो यहाँ पे, इनको कंपेयर करो। यूएसए की 5G सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा क्लोजली ऑपरेट कर रही है अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के बजाय कि इंडिया में तो देखो 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेशन हो रहा है, जबकि यूएस में तो 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज पे हो रहा है, जो कि 4.2 से 4.44 गीगाहर्ट्ज के बिल्कुल क्लोज है या कंपैरेटिवली क्लोज है। तो ऐसे में यूएसए में जितना कंसर्न है बोलो वो उतना इंडिया में नहीं है। वैसे जब 5G ऑक्शन हुए थे ना, तो इससे संबंधित यूएसए के जो कंसर्न्स थे या फिर इंडिया के भी डीजीसीए के द्वारा जो कंसर्न्स रेज किए गए थे, उनके बारे में हमने एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। वो वीडियो मिलेगा तो डेफिनेटली मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रशिया पे टफ स्टैंड लिया है। बोला कैसे भी हो युद्ध रुकना चाहिए, और युद्ध में भी अगर आप कुछ करते हो तो कम से कम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो मत करो। जैसे कि इंडिया ने जब यूक्रेन के बूचा में जो सिविलियंस की किलिंग हुई थी उसको लेकर के ऑब्जेक्शन दिया था सीधा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर हाईलाइट की है फिर से। फिर इकोनॉमी पेज पे एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जो कि कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर में चलता है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं और ये कहा है कि जिन भी कंपनीज में CSR ऑब्लिगेशन थी कि हाँ जी इतना पैसा उनको खर्च करना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पैसा कमाया है तो उनका सामाजिक तौर पर कुछ उनके ऊपर उनकी ऑब्लिगेशंस भी, उनकी ड्यूटीज भी हैं, वो पूरी करनी होगी। तो CSR के लिए क्या करना पड़ता है, हर कंपनी को अपनी CSR अकाउंट रखना पड़ता है और उसमें वो अपनी इनकम का एक पर्टिकुलर परसेंट वो आपको स्टोर करके रखना होता है उस फंड में, और उस फंड को यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। अब जिन कंपनियों ने वो फंड या वो पैसा यूटिलाइज नहीं किया वो क्या करेंगे, अब एक CSR कमेटी स्टैब्लिश करेंगे और वो कमेटी क्या करने वाली है, गाइड करेगी कि आने वाले सालों में CSR रूल्स के बेसिस पे वो जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो कहां पर पैसा खर्च करें जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। अब आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।